हेलो गाइस। तो आज हम हमारा सेकंड चैप्टर जो है उसको शुरू करने वाले हैं। हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है? गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो इस पार्ट में हम गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो भी डेरिवेशंस होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। 4 से 5 डेरिवेशन इस पार्ट में आते हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा है कौन सा? विद्युत फ्लक्स। अब इसको समझते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखो इधर, ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है देखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, ये हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं। विद्युत फ्लक्स उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको अपन क्या बोलेंगे? ई सदिश बोलेंगे। ठीक है। तथा उसके क्षेत्रफल सदिश। अच्छा देखो, क्षेत्रफल सदिश को क्या बोलेंगे? एस सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि मैं फाई से हम बताऊं, किसको? विद्युत फ्लक्स को बताऊं, तो इस फाई का सूत्र जो क्या होगा? ई सदिश डॉट एस सदिश। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साई सदिश के यहाँ के अदिश गुणनफल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? अदिश गुणनफल आएगा। तो फाई ई क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मतलब ए डॉट बी जो करते हैं अपन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई डॉट एस हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही फाई ई बराबर, यदि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई एस कॉस थीटा यहाँ पर लिख सकता हूँ। फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा। ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स जो है 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है। विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, उसके क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर कर रहा है, और दोनों के मध्य जो कोण है उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। तो ये सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ होगा, तो उससे जो विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा, है ना, वो कैसे निकाला जाएगा? उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसके क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल यदि हम कर देंगे तो हमको विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब चूंकि इधर देखो, इसको थोड़ा समझते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमने कोई क्या ले लिया, ऐसा करो, ये हमने कोई पृष्ठ ले लिया। ठीक है। अब ये पृष्ठ कैसा है? वर्गीय है। वर्ग मान लिया अपन ने, तो इसका क्षेत्रफल अपन निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इसका क्षेत्रफल तो अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मान लो ये भुजा ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी दिशा जो है वो क्या होती है? लंबवत बाहर की ओर, है ना। इसकी क्षेत्र देखो, इधर मैं बताता हूँ तुम्हें। क्षेत्रफल सदिश, भाई क्षेत्रफल तो आज तक तुमने पढ़ा है कि क्षेत्रफल तो क्या होता है? अदिश राशि होती है ना। उसका तो सिर्फ मान आता है कि मीटर स्क्वायर इतना, मीटर स्क्वायर उतना, मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? उसकी दिशा जो है क्या होती है? सतह के लंबवत बाहर की ओर। सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो इसकी सतह, जैसे इसको आवेश दे दिया अपन ने, ऐसे प्लस 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 आवेश दे दिया, तो इसकी सतह कौन सी है? ये वाली इसकी सतह। अब इसके लंबवत बाहर की ओर, मतलब ऐसे, ये देखो मेरा पेन की जो दिशा है ना, ऐसे बाहर की ओर। तो फिर ये किसकी दिशा हो गई? क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो गई। और विद्युत क्षेत्र की दिशा तो हम जानते ही हैं। मानो कि इसको अपन ने किसी विद्युत क्षेत्र पर रख दिया, ऐसे इस पे से आवेश हटा देते हैं, मान लो ऐसे। ठीक है। अब इस पे से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है गुजर रही है, ऐसे। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये ई सदिश यहाँ से आ जाएगा, और एस सदिश जो है मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसे इस प्रकार दिखा देंगे अपन। ठीक है ना। अब इसको दिखा, ऐसे 3D में दिखा नहीं सकते, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाएंगे कि ये हमारा एस सदिश होगा। ठीक है। एस सदिश मतलब क्षेत्रफल सदिश, और इसकी दिशा किधर होती है? सतह के लंबवत बाहर की ओर, बिल्कुल ऐसे होती है। ठीक है। अब थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच का कोण। किसके? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। तो 3 चीजों पे निर्भर करता है ना। ऐसा बोलते हैं फाई ई का मान 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से हैं? पहला
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्र। तीसरा ई सदिश व एस सदिश के मध्य कोण। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं इसका एक और मतलब क्या होता है कि देखो ऐसे देखो, यदि अब से देखते हैं अपन, यदि टीटा जो है, टीटा का मान जो है कहां से 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। कहां से? 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री। तो कोस टीटा का मान कैसा आएगा मुझे बताओ? क्या धनात्मक आएगा कोस टीटा का मान, है ना? क्योंकि टीटा बराबर 0 से 90 तक कोस टीटा का मान धनात्मक होता है। तो मुझे बताओ फाई का मान भी क्या आएगा? धनात्मक आएगा। इसका मतलब फाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में क्या है? यदि टीटा जो है वो क्या हो जाए? 90 हो जाए। टीटा का मान क्या हो जाए? 90 हो जाए। मतलब ये जैसे मैंने तुम्हें बताया ना, अभी ऐसे हो जाए, ऐसे, तो टीटा का मान कितना हो गया? इनके बीच, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो कॉस टीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कॉस 90 बराबर क्या होता है? 0। तो फाई का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके मतलब बताओ तो क्या है? तीसरा, यदि टीटा जो है 90 से 180 के बीच में हो जाए तो कॉस टीटा का मान कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो फाई टी का मान भी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसका मान 0 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीन स्थितियां यहाँ पर 0 से 90 के बीच में फाई का मान अधिक धनात्मक होगा, टीटा बराबर 90 पर फाई का मान 0 होगा, और 90 से 180 पर फाई का मान जो है क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अच्छा, एक और चीज ऐसे देख सकते हैं कि फाई जो है, विद्युत फ्लक्स जो है वो, विद्युत फ्लक्स जो है उस क्षेत्र जो हमारे पास पृष्ठ है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली, सुनना मेरी बात, उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समानुपाती होता है। इसका मतलब जितनी अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं उसमें से गुजरेगी उतना अधिक विद्युत फ्लक्स हमको प्राप्त होगा। एक और चीज यहाँ देखते हैं थोड़ा सा कि पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को धनात्मक लिया जाता है, और पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ऋणात्मक लिया जाता है। अब देखो इधर, पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, और अंदर जाने वाले को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। अब मेरी बात समझना, थोड़ा दिमाग लगाना। फाई का मान यहाँ पे क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब टीटा बराबर, मतलब जब 0 से 90 के बीच में होगा तो फाई का मान क्या है? धनात्मक। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो रही है? अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है ना? विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, जो बाहर जो निकल रही है उनकी संख्या क्या है? अधिक है, और जो अंदर प्रवेश कर रही है उनकी संख्या है कम है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें दोनों की संख्या बराबर है, अंदर आने वाली की संख्या भी बराबर है और बाहर जाने वाली। ऐसा थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ, मान लो ये पृष्ठ है। ठीक है, अब इसमें से 4 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। ठीक है, और अंदर जब कितनी जा रही है? 3 ही जा रही है। कितनी जा रही है? 3। तो फिर इसका फ्लक्स जो होगा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। मतलब कुल मिला के इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो फाई बराबर, इसके लिए देखो, अंदर बाहर निकलने वाली प्लस का 4 है ना, अंदर जाने वाली माइनस का 3। तो इसका मतलब इसका फ्लक्स धनात्मक वाला +1 आ गया है। इधर देखो, इधर इसमें सेकंड वाले में क्या है? जितनी बाहर जाएगी उतनी ही अंदर भी जाएगी। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो कुल मिला कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसमें से निकलने वाली कम होगी और अंदर प्रवेश करने वाली ज्यादा होगी। जैसे ऐसे लिख लो, ये 2 है और ये इधर 3 है, तो फिर ये क्या आ जाएगा? फाई का मान, फाई बराबर बाहर जाने वाली +2 है ना, अंदर आने वाली -3। अच्छा, प्लस क्यों लिया? क्यों? क्योंकि बाहर जाएगी। देखो इधर मैंने बताया ना, प्लस लेते हैं, और जो अंदर जाती है वो कितना लेते हैं?
देते हैं। तो फाई बराबर इधर कितना आ गया, -1 आ गया। तो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब साफ साफ ये है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो निकलने वाली विद्युत फ्लक्स जो है किसी पृष्ठ से, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से निकलने वाली रेखाओं के समानुपाती होता है। जितना अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं उससे बाहर निकलेगी उतना अधिक विद्युत फ्लक्स का मान हमारे पास आएगा। ठीक है, तो भाई जब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमने देखा है फाई का मान, फ्लक्स का मान कितना देखा है अपन ने, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसके एसआई मात्रक की बात करते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होगा क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, है ना, या फिर वोल्ट मीटर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया इसका एसआई मात्रक। इसके बाद इसकी विमा की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी विमा की बात करते हैं तो फाई और ई की विमा आ जाएगी और ऐसे एस की विमा आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से जब हम सोल्व करके निकालेंगे तो ई की विमा कितनी होती है, ये होती है m1 L1 P - 3 A - 1। ठीक है ना, और एस की विमा क्या होती है, L2। ठीक है, तो इसकी विमा आ जाएगी m1 L3 P - 3 A - 1। किसकी विमा, विद्युत फ्लक्स की लिए हमारे पास विमा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अपन ने क्या देखा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देखी और उसके बाद उसका सूत्र देखा। क्या सूत्र देखा, फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या देखा, उसके फाई का जो क्या बोलते हैं मान है वो देखा कि फाई का मान कब धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा। आई बात समझ, 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है। कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, ई का मान, ई के मान पर निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर कर रहा है और दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। तीसरा अपन ने एसआई मात्रक देख ली है और उसकी विमा देख ली। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखने वाले हैं, है ना, विद्युत फ्लक्स को हम समाकलन के रूप में बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, यदि हमारा विद्युत क्षेत्र, यदि विद्युत क्षेत्र कैसा हो, असमान हो, कैसा हो, असमान हो। ठीक है, तो इसको कैसे बताया जा सकता है, फाई ई बराबर समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ऐसे बताया जा सकता है। आई बात समझे, इस यहाँ पर ये सिर्फ कब लगेगा, समाकलन वाला कब लगेगा, जब विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, असमान होगा। हम क्या करेंगे, डीएस, ये देखो डीएस, इस डीएस का मतलब क्या है, छोटा छोटा क्षेत्रफल ले लेना। देखो छोटा छोटा क्षेत्रफल ले लेना। देखो कैसे, ये हमारे पास हमने मान लिया पृष्ठ है हमारा। ठीक है, इस पृष्ठ में इस भाग से ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, डीएस होगा। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, एस, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल डीएस। ठीक है, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स भी कितना होगा, डी फाई, छोटा सा फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे देखो, इधर देखो, तो डी फाई बराबर ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, यदि मेरे को पूरे के लिए फ्लक्स याद करना होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, समाकलन कर दूंगा। तो इसका समाकलन कर दूंगा डी फाई समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। अच्छा, डी फाई का समाकलन करूंगा तो फाई बचेगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास ई सदिश डॉट डी एस सदिश। तो ये हमारे पास समाकलन के रूप में भी हम फ्लक्स को बता सकते हैं। आई बात समझ, फाई ई बराबर समाकलन ई सदिश डॉट डीएस सदिश, वापस मिल जाएगा, फिर डॉट का चिन्ह हटा देंगे तो ई डीएस फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये यदि विद्युत क्षेत्र असमान हो तो इस तरीके से हम ये वाले सूत्र का काम ले सकते हैं, है ना। तो दो सूत्र हो गए, फाई बराबर ई सदिश डॉट एस सदिश, जिसको फाई बराबर ई एस कॉस थीटा बोलते हैं, और एक सदिश एक ये हो गया फाई ई बराबर समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसकी बात करेंगे हम, कौन सा है, सतत आवेश वितरण। गाउस के नियम पढ़ने के लिए पहले हमको एक तो विद्युत फ्लक्स पढ़ना पड़ता है, दूसरा ये सतत आवेश वितरण पढ़ना पड़ता है। अभी तक हमने सिर्फ घनत्व देखा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि आवेश के बारे में बात करेंगे इसलिए आवेश घनत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो इसमें साफ साफ पता लग रहा है, एक तो घनत्व है, ठीक है, दूसरा आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व मतलब अब की बार यहाँ द्रव्यमान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आवेश के घनत्व के बारे में बात करेंगे। और रेखीय का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे यदि कोई आवेश, यदि जैसे मैं लेता हूँ छड़, ये मैंने ले ली छड़, ठीक है, और ऐसे एक ले ली मैंने वलय, जैसे इसको बोल देता हूँ ये वलय है कोई ऐसे,
ये वाला है ना। ठीक है, अब रेखीय आवेश घनत्व में क्या होगा, हमारे पास जो आवेश होगा वो कहाँ वितरित होगा, किसी रेखा पर वितरित होगा। आई बात समझ, सरल रेखा पर वितरित होगा। जैसे कि इसके ऊपर आवेश मैंने की प्लस 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 बोल दिया, तो ये किस पे वितरित है, लंबाई पर वितरित है। ऐसे ही ये जो वलय माना, इसके ऊपर आवेश के साथ प्लस 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 पूरा आवेश होगा, ये कहाँ वितरित है, ये इसकी लंबाई पर वितरित है। ऐसा बोल सकते हैं ये इसके परिधि पर वितरित है, मतलब इस वाले भाग में इसके कोने पर जो है प्लस आवेश है। ठीक है, आई बात समझ। जब भी आवेश, मतलब यदि, देखो इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं, यदि आवेश लंबाई पर वितरित हो तो कुल आवेश व लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखो इसका सीधा साधा मतलब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व किससे दर्शाया जाता है, लैम्डा से दर्शाया जाता है। तो लैम्डा बराबर, ऊपर तो क्या आएगा आवेश और नीचे क्या आएगी लंबाई। तो आवेश मान लेते हैं अपन, इनके ऊपर कितना आवेश है Q, और इसके ऊपर इसकी लंबाई कितनी L। ठीक है, तो इसका आवेश बटे लंबाई, तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर Q बटे L। ये किसका सूत्र हो गया हमारे पास, आवेश, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र हो गया लैम्डा बराबर Q बटे L। यदि हमको इधर से आवेश ज्ञात करना है, क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, Q बराबर लैम्डा इंटू L। तो ये हमारे पास आवेश आ गया। लैम्डा क्या है यहाँ पे, रेखीय आवेश घनत्व, और L क्या है, लंबाई। भाई इतनी लंबाई में इतना आवेश वितरित है। ठीक है, यदि मैं ऐसा समझूं, यदि मैं ऐसा सोचूं कि ये इतना सा भाग ले लिया, छोटा सा भाग ले लिया, इस छोटे से भाग की लंबाई कितनी होगी, सब जानते हैं कितनी होगी, dl लंबाई होगी, और छोटे से भाग में आवेश कितना होगा, dq आवेश होगा। ठीक है, तो लैम्डा बराबर ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो dq आवेश, और कितने, ये आवेश कितनी लंबाई में फैला हुआ है, dl लंबाई में फैला हुआ है। आई बात समझ में। ठीक है, क्या हो रहा है, मैंने छोटा सा भाग लिया, छोटा सा भाग की लंबाई कितनी है, dl लंबाई है, और उस पर वितरित आवेश कितना है, dq आवेश है। ठीक है, तो देखो लैम्डा बराबर dq बटे dl। अच्छा, dq बराबर क्या हो जाएगा फिर, लैम्डा dl। यदि मेरे को कुल आवेश ज्ञात करना है, तो फिर क्या करूंगा, पहले की तरफ कुल आवेश समाकलन कर दूंगा दोनों तरफ। कुल आवेश ज्ञात करने के लिए समाकलन करने पर तो देखो समाकलन कर देते, समाकलन dq बराबर समाकलन लैम्डा dl। तो dq का समाकलन मतलब कुल आवेश कितना है, q। तो q बराबर समाकलन लैम्डा dl। तो ये भी हमारे पास सूत्र आ गया है। तो ये दो सूत्र हमको याद रखें, ये तीन सूत्र याद रखें, लैम्डा बराबर q बटे l वाला, q बराबर लैम्डा l, और q बराबर लैम्डा समाकलन लैम्डा dl। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो फिर अब हम देखते हैं इसकी मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, लैम्डा का मात्रक हमारे पास आएगा लैम्डा आवेश बटे मतलब कूलम्ब मीटर इनवर्स, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और विमा की यदि मैं बात करूंगा, तो लैम्डा की विमा कैसे निकालेंगे हम, आवेश की विमा बटे लंबाई की विमा। तो आवेश की विमा क्या होती है, a1 t1, और लंबाई की विमा क्या होती है, l1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो लैम्डा की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, l-1 a1 और t1। इतना सबको क्लियर है कि भाई देखो यदि आवेश लंबाई पर वितरित होगा, ऐसा देखो तुम्हारा अंदर डाउट आ रहा होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लैम्डा का मान, ये मान किसके लिए लिखा मैंने, जनरल लिखा, नॉर्मल, कि भाई यदि छड़ पे वितरित होगा तो फिर q बटे l लिखेंगे। अब देखो यही दिमाग लगाना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना। इसके ऊपर माना कि कुल आवेश कितना, कैपिटल Q, ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या कितनी, r बोल दी मैंने। तो इसके लिए लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर पहले कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q बटे इसकी कुल लंबाई। तो ये इसकी कुल लंबाई में क्या आएगी, वलय है, तो वलय की परिधि आएगी। तो परिधि कितनी होगी इसकी, 2πr। तो फिर इसके लिए सूत्र क्या होगा, ये आएगा लैम्डा बराबर Q बटे 2πr। समझ में आई बात, छड़ के लिए ये आएगा, इसके लिए ये आएगा, है ना। लेकिन अपन जनरल जो सामान्य बात लेके चलते हैं वो ये लेके चलते हैं कि लैम्डा बराबर आवेश बटे उसकी लंबाई। क्लियर, ठीक है। अब देखो इधर, अब हम बात करते हैं बिल्कुल ऐसे, तो पहला हो गया रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा देखो
पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व ये भी बिल्कुल वैसा ही, इसको बताते हैं सिग्मा से। अच्छा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या, पृष्ठ के ऊपर आवेश वितरित है। तो देखो जैसे कि ये, अब ये पृष्ठ है ना, तो इसके ऊपर आवेश, जो आवेश दिया अपन ने, आई बात समझ, ये कैसा वर्गाकार पृष्ठ है ना, ठीक है। तो इसको यदि अपन ने क्यू आवेश दे दिया है ना, और उसका क्षेत्रफल अपन ने कितना मान लिया, एस इसका क्षेत्रफल है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ देखा था आवेश बटे लंबाई, तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश कितना है क्यू और क्षेत्रफल कितना है एस, तो ये हमारे पास, इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, परिभाषा वही हो जाएगी कि यदि आवेश कहाँ पे, क्षेत्रफल पर या पृष्ठ पर वितरित हो, तो कुल आवेश व पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोल देंगे, कि पृष्ठीय आवेश घनत्व हम कह देंगे, ठीक है। सिग्मा बराबर क्यू बटे एस हो गया। तो यहां से देखो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। अब देखो इधर, ये आवेश जो कहाँ वितरित है, पृष्ठ पर वितरित है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना, एस। अगर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर कुल आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। आई बात समझिए। अब बिल्कुल ऐसे ही इसी के साथ कर देंगे कि यदि मान लो इसका छोटा सा भाग ले लिया, मान लो इसका भाग ले लिया मैंने, ये वाला भाग ले लिया, इस भाग पे आवेश कितना होगा, डी क्यू आवेश होगा। अच्छा, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, डी एस, छोटा सा आवेश छोटे क्षेत्रफल में वितरित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी एस। तो यदि हमको डी क्यू का मान निकालना है, डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी एस। तो वही वापस कुल आवेश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल आवेश निकालने के लिए समाकलन कर देंगे, तो समाकलन डी क्यू बराबर समाकलन सिग्मा डी एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू बराबर समाकलन सिग्मा डी एस। तो ये इसमें भी तीन सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये वाला है ना, सिग्मा, एक तो ये वाला, और ये तीन सूत्र जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा इनकी मात्रक विमा भी देख लो, यही देख लो, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक सिग्मा का मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, देखो आवेश का मात्रक कूलाम बटे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलाम मीटर की घात -2। और विमा की बात करूं मैं, इधर देखो विमा की बात करूं तो सिग्मा की विमा कैसे निकालेंगे अपन, सिग्मा की विमा क्यू की विमा बटे एस की विमा। तो क्यू की विमा कितनी होती है, वही A1 T1, और एस क्या है, क्षेत्रफल मतलब मान लो जैसे इसका वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी लंबाई का वर्ग, ठीक है, लंबाई का वर्ग, इसका मतलब L2 लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा L-2 A1 T1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। कोई इतना कुछ बड़ी चीज नहीं है, जैसे हमने रेखीय आवेश घनत्व समझा है वैसे ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व समझेंगे। वहां पर रेखीय लंबाई पर वितरित था, इसलिए क्या लंबाई ले ली, और यहाँ पे क्षेत्रफल पे वितरित है, इसलिए आवेश बटे क्षेत्रफल कर दिया। सूत्र वही रहेंगे, सिग्मा बराबर क्यू बटे एस, क्यू बराबर सिग्मा एल। जैसे यहाँ पे क्यू बराबर लैम्डा एल आ गया ना, तो ऐसे यहाँ पे क्यू बराबर सिग्मा एस आ गया, ठीक है। फिर क्यू बराबर समाकलन सिग्मा डी एस, और यहाँ पे क्यू बराबर लैम्डा डी एल, क्योंकि यहाँ लंबाई पर वितरित था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो गाइस अब हम देखेंगे तीसरा हमारा आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व मतलब क्या हुआ, आवेश अब की बार भाई रेखीय आवेश घनत्व में क्या था, आवेश एक रेखा पर, मतलब एक सरल रेखा पर, जैसे कि छड़ या बलय जो थी उसके ऊपर वितरित था। दूसरा हमने देखा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसके अंदर पृष्ठ पर वितरित था, ठीक है। अब आयतनिक आवेश घनत्व किसी आयतन पर वितरित होगा, जैसे कि हम कोई ले लें, ऐसा ले लेते हैं, जैसे कोई कोश है या फिर हमारे पास कोई गोला है ना, तो उसके ऊपर आवेश वितरित होगा। जैसे कि गोला ले लिया मैंने, ठीक है, इस गोले के अंदर आवेश है, देखो ऐसे पूरे आयतन में, संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित है। आवेश ले लेते हैं क्यों, इसका आयतन कितना होगा V। तो फिर यदि क्या हो जाएगा, यदि आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर वितरित हो, संपूर्ण आयतन पर वितरित हो,
तो प्रति इकाई आयतन पर वितरित आवेश को क्या बोलते हैं? आयतनिक आवेश घनत्व बोलते हैं। आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखो इसमें भी वही होगा, रो से बताते हैं रो बराबर कुल आवेश कितना है क्यू, आयतन कितना है v, तो ये सीधा साधा इसका सूत्र हो गया। यदि अपन चाहे यहां से q का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, q बराबर रो इंटू वी। रो क्या है यहाँ पे आयतनिक आवेश घनत्व और v क्या है यहाँ पे आयतन। अब यदि मैं ऐसे सोचूं, देखो यहाँ पे इतना सा भाग ले लू, ये जो छोटे से भाग, इस छोटे से भाग का आयतन dv और छोटे से भाग की विमा क्या, उसका आवेश dq होगा। तो फिर ऐसा लिख सकता हूं, देखो मैं रो बराबर dq बटे dv, ठीक है। अच्छा dq बराबर क्या हो जाएगा, रो dv, है ना। q बराबर समाकलन रो dv हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही 3 सूत्र हमको याद रखने हैं, ठीक है। अब इनकी मात्रक और विमाएं देख लो। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, रो का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, है ना। क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। विमा की बात करेंगे तो विमा क्या होती है, रो की विमा, तो क्यू की विमा बटे आयतन की विमा। तो इसको साफ जल्दी लिख देता हूं, L-3 A1T1 जो है इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। तो आज यही हम स्टॉप करते हैं हमारा टॉपिक, बाकी सब कल पढ़ेंगे, ठीक है।